वंदे मातरम साथियों, मैं वीरेंद्र अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से डॉक्टर देवेंद्र बरारा के साथ और साहिल भाई हैं हमारे साथ। अभी नरवाना हरियाणा में हूँ मैं, और हमें एक बड़ी जो दुखद खबर मिली थी कुछ दिन पहले। आज हमें अवसर प्राप्त हुआ कि हम उनके उस खबर को कवर करने के लिए यहाँ पर आए, जिसमें हमें ये जानना था कि जो वास्तविकता में जो एक भाई हैं मोहित भाई, जिनके साथ वैक्सीन लगने के बाद जो है उनकी मृत्यु हुई, और ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमें आज उनके पिता से मिलने का जो मौका मिल रहा है। ये उनके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कैसे वो घटना हुई। लगभग 1 महीना पहले हुई थी, तो विस्तार से हम जानना चाहेंगे। तो मैं वैसे आपका जो भी आपके साथ घटना हुई, हम उसके लिए बड़ा दुख है हमें, लेकिन हम उस विषय को उठाना तो नहीं चाहते। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि देश में जो लोगों के साथ घटना हो रही है, वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती, उसमें उन लोगों को भी प्रेरणा मिले कि कैसे उनके बच्चों पे ख़तरा है। उसके लिए आपसे हम चाहेंगे कि इस बारे में थोड़ा हमें बताने की कृपा करें। तो ज़रा उस विषय में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए, कैसे हुआ, कब हुआ। मेरा नाम नरेश कुमार है। मेरा लड़का 24 साल का मोहित कुमार, जिन्होंने 27 तारीख को वैक्सीन लगवाई थी, दिन में दोपहर 12-1 बजे के आसपास। शाम को उसको सांस की दिक्कत आ गई। दिक्कत आने के बाद में सिविल हॉस्पिटल में लेकर चला गया, और सिविल हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था न होने के कारण डॉक्टरों की गैर हाजिरी में मेरे बच्चे की जान चली गई। ये जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, सरकार ने उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था कि जब भी तुम कहीं पेपर दोगे या इंटरव्यू दोगे, आपने वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। उसी डर के मारे उन्होंने वैक्सीन लगवाई, क्योंकि वैक्सीन लगते हुए 2 साल हो चुके हैं हमारे भारत देश में, लेकिन बच्चा डर के मारे वैक्सीन नहीं लगवा रहा था। उसके बाद उसने वैक्सीन के लगने के बाद उसकी सुबह करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद तो हम उसमें हॉस्पिटल में गए। उन्होंने कहा कि हमने तो इनको वैक्सीन लगाई थी, उसके बारे में हमें पता नहीं इसको क्या हुआ क्या ना हुआ। मैंने कहा कि मेरा लड़का 24 साल का 6.25 फुट का था, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक थी, ओके था। आप कहीं पर चाहे मैं इंक्वायरी कर लो, लेकिन मेरे लड़के में कोई कमी नहीं थी। मेरे लड़के के सपने थे कि बड़ा डॉक्टर बनूं या मैं कोई पुलिस में अफसर बनूंगा। पापा जी आप चिंता मत करो। लेकिन उसने बिना बताए, मेरे से बिना बताए, उन्होंने वैक्सीन लगवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में चला गया। वहाँ से वैक्सीन लगवाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत सांस में आई। सांस में दिक्कत आने के बाद उसने रात में यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था न होने के कारण मैं हिसार में जाने के लिए तैयारी कर ली। रास्ते में हिसार में कुछ समय के टाइम के लिए मेरा लड़का बोला कि पापा हिसार कितनी दूर रह गया है। हम बरवाला क्रॉस करने के बाद जब मैंने कहा कि बेटा 10 किलोमीटर के आसपास रह गया है, तो उसने उसी टाइम दम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने, मेरे कंधे के ऊपर। लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि बच्चे ने दम तोड़ दिया। फिर भी हम हॉस्पिटल में जाके उन पर बातचीत करके डॉक्टर ने कहा कि तुम ऐसे कैसे उठाए फिर बच्चे को। हमने कहा कि इसको वैक्सीन लगवाई थी। उन्होंने कहा तुम इसको वापस ले जाओ। उन्होंने मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद 3 दिन तक नरवाना सिविल हॉस्पिटल में मैंने भूख हड़ताल भी की। मेरे साथ बहुत सारे लोग भी आए, डॉक्टर देवेंद्र बरारा, साहिल गोयल भी साथ में थे। 3 दिन लगातार मैंने जाम लगा के रखा, लेकिन उन्होंने टस से मस नहीं हुए। तीसरे दिन भी उन्होंने आश्वासन दे के उठाया कि आप जो कहोगे वही होगा। मैंने कहा कि मेरे को न्याय चाहिए, इन डॉक्टरों के खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ FIR दर्ज हो। उन्होंने कहा कि जो तुम कहोगे वही होगा। मैंने उनके आश्वासन से हमारे प्रदेश के व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री बजरंग दास जी गर्ग, उन्होंने साथ मिलकर इनसे आश्वासन लेकर हमारे को वहाँ से 30 तारीख को हमारे को डेड बॉडी दे दी। हमने 30 तारीख को शाम को 5 बजे मेरे बेटे मोहित कुमार का हमने अपने हाथ से संस्कार कर दिया। लेकिन हमारे साथ पुलिस बाद में भी हमारे साथ रही। जब मेरे बेटे का संस्कार हुआ, शमशान घाट के गेट के ऊपर भी पुलिस तैनात थी। कभी कोई गलती ना कर दे, कभी कोई रास्ते ना जाम कर दे, कभी डेड बॉडी को किसी सड़क पे ना रख दे। इसलिए अब मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय के लिए यहाँ पर कोर्ट के सामने बैठा हूँ। बार बार मैं ये कहता हूँ SDM साहब को कि मेरे को आप न्याय दे दो। अगर आप न्याय नहीं देते तो आप मेरे को ये कह दो कि मैं तेरे बस का काम, मेरा बस का काम नहीं है। लेकिन ये आज मेरे बेटे को गुजरे हुए 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था। 25 दिन के अंदर मेरे बेटे की अभी तक कोई भी इंक्वायरी या कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इतनी बात पे विराम देता हूँ कि आप सब बैठे हैं और मेरे साथ मिलकर संघर्ष करें।
लड़ाई लड़ें, मेरे बेटे को न्याय मिले, ताकि आगे भविष्य में किसी बच्चे को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो ये पोस्टमार्टम भी हुआ था क्या? पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। ये तो कहते हैं कि पोस्टमार्टम में सिर्फ रिपोर्ट आएगी, ये तो अटैक से मरा है। ये तो अपने मुंह से अपने आप कहने लगे हैं, यही नहीं कहेंगे वैक्सीन से बच्चा आपका मरा है। तो मतलब रिपोर्ट उन्होंने दी ही नहीं है अभी तक कोई अटैक की क्यों ना हो। कोई अटैक की रिपोर्ट नहीं दी है, कोई किसी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई है, कोई वैक्सीन की रिपोर्ट नहीं आई है। मेरे पास किसी चीज़ की रिपोर्ट नहीं है। मैं तो जैसा मेरा बेटा मैंने खो दिया। मेरे 21 साल की एक मंदबुद्धि लड़की है जो कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है। अब एक बेटा था, एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी थी। इसकी माँ और मैं, एक गुड़िया, हम तीनों घर में रह गए हैं। लेकिन जब ये मेरा बेटा मोहित कुमार गुजरा, उसको ये नहीं पता मेरी बेटी को तेरा भाई गुजर गया है। उसको बताया कि तेरे भाई की डेड बॉडी पड़ी है, इसने बोला तक भी नहीं कि ये मेरा भाई है। लेकिन अब इसका दिमाग जाग गया, ये कहती है कि मेरे भाई को लेकर आओ। अब कहती है भाई भाई कहती है, तो भाई को लेकर कहाँ से आए? मैंने इसको बोल दिया, समझा दिया, लेकिन समझने से भी नहीं समझ सकती है ये, क्योंकि 100% मंदबुद्धि है। अब हमारा टाइम कैसे कटेगा भगवान जाने, क्योंकि मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं है, ना मेरे पास कोई घर का मकान है, ना मेरे पास कोई रास्ता है बस। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये दिन किसी पिता के जीवन में आता है तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि इनके साथ हम सभी लोग हैं, लेकिन औरों के साथ ना हो, इसके लिए मैं साहिल भाई, एडवोकेट साहिल जी हमारे साथ बैठे हैं। साहिल जी, इस विषय में आप क्या कहते हैं, कानून इनकी किस तरह से मदद कर सकता है? आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन को कुछ डिमांड्स हमारी तरफ से रखी गई थी पहले ही। जो कुछ डिमांड्स रखी गई थी वो डिमांड्स आज तक फुलफ़िल नहीं की गई। उन डिमांड्स को बताया नहीं गया कि वो डिमांड्स के बारे में उन्होंने क्या किया। जो कागज़ उनको दिए गए थे कि ये सेक्शन इसमें एडिशनल बनते हैं, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो ज्ञापन दिया गया था उस पर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने आके भ्रमित करके कुछ 2-3 पॉइंट्स को उठाया, और स्पेशली जबकि 7 पॉइंट रखे गए थे उसके अंदर, लगभग मुझे जहाँ तक ध्यान आता है उस ज्ञापन के अंदर 7 पॉइंट थे। वो 7 पॉइंट ना आके उसके 2-3 पॉइंट्स को सिर्फ हाईलाइट किया गया और इनको बरगलाया गया। और जो प्रशासन ने अपनी मांगों के लिए कहा था कि हम 3 मांगों को मानेंगे, वो 3 मांगे भी उन्होंने नहीं मानी। ना ही इनको कोई कंपनसेशन मिला आज तक, ना ही इनकी जो इंक्वायरी हुई उस चीज़ के अंदर, ना ही जो एडिशनल सेक्शंस के लिए हमने जो एप्लीकेशन दी थी। क्योंकि जिस दिन पहले दिन इनके साथ हुआ तो इनकी मानसिक स्थिति नहीं थी कि ये सारे चीज़ें जो उससे हुई वो सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते, वो सारी चीज़ें नहीं जा पाई। तो इनके अंदर हमने एडिशनल सेक्शन जो थे, सेक्शन 302, सेक्शन 307, सेक्शन 336, 323, 319, 321, 166, 109, 120B और 34 और 220, ये सब सेक्शन हमने लगाए थे। और साथ में सेक्शन 72A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लगाया था, क्योंकि ये जो मोहित था उसको दबाव दिया गया प्रशासन के द्वारा। और जो प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं उन्होंने ये बात कही कि अगर आप ये टीका नहीं लगाएंगे तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। उस कारण से, उस प्रेशर के कारण से उसने टीका लगवाया। तो ये जो है सरासर बदमाशी की जा रही है, और प्रशासन के कुछ लोग कुछ चाहते हुए और कुछ ना चाहते हुए भी इस प्रेशर में आके इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। तो वो इस समय पे संवैधानिक काम ना करते हुए कुछ कंपनियों के एजेंडा को पूरा कर रहे हैं, और वो अपने टारगेट्स पूरा कर रहे हैं। तो जो अगर टारगेट पूरा कर रहे हैं इन पर्टिकुलर टीकों के लिए, तो ये इन लोगों का काम नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो CMO है या प्रशासन के और दूसरे अधिकारी हैं, जब डिप्टी कमिश्नर है, इनका ये काम नहीं है कि ये टीकों के टारगेट्स पूरे करें। ये कोई तरीका नहीं है। जब तक आज तक कोई प्रूवन नहीं है इस चीज़ के लिए कि टीके से कोई बचाव होता है, फिर भी ये टीके क्यों लगवा रहे हैं? क्यों टीकों के लिए लोगों को बाध्य किया जा रहा है? क्यों लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है? लगातार हमें बार बार फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि इस प्रेशर के कारण से लोग टीका लगवा रहे हैं, और टीका लगने के बाद लोगों की मृत्यु हो रही है, किसी को बहुत ही गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रशासन क्यों कर रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्लियर कर रही है कि जो ये टीके हैं ये मैंडेटरी नहीं है, इनको वॉलंटियर रखा गया है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो भी, जो कि एक कंपनी है, वो चाहते हुए भी इन टीकों का मैंडेट नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। आप कौन सी पद्धति से अपना इलाज करवाते हैं ये आपकी स्वेच्छा है। आप एलोपैथी से करवाना चाहते हैं, जिसको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ कुछ हद तक, क्योंकि ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं बार बार।
आप नेचुरोपैथी से करा सकते हैं, आप होम्योपैथी से करा सकते हैं, आप आयुर्वेद से उपचार करा सकते हैं, आप यूनानी से उपचार करा सकते हैं। ये आपको बाध्य करने वाले कौन होते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं वही आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे? तो ये अननेसेसरी प्रेशर जो किया जा रहा है, इसके अंदर जिन प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार के जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, मैं चाहूँगा प्रशासन जो है जल्द से जल्द उन सब के खिलाफ जो है कार्रवाई करे और उन सब के खिलाफ FIR होनी चाहिए इसके अंदर, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर है या कोई और मंत्री है। साहिल भाई बहुत धन्यवाद, ये आपने जो कानूनी जानकारी इसके बारे में दी। तो साथियों देखो, अभी मैं यदि देखो तो इनकी बहन है, बच्चे जो मोहित भाई गए हैं उनकी बहन बैठी है वहाँ पर, और माँ भी हैं यहाँ पर, उनकी माँ भी यहाँ पर बैठी हैं, उनकी माँ भी वहाँ बैठी हैं। देखिए, तो आप ये समझिए कि हम लोग आज, आपने देखा होगा कि हम अपने YouTube चैनल पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स को टीचर की पत्नी है ये। अच्छा, शादी हो गई थी? शादी हो गई, 2 साल की थी। अच्छा, ये अभी हमें जानकारी ये भी मिली कि वो मोहित भाई जो है उनके विवाह भी हो गया था। तो अब देखिए, एक माता पिता को छोड़कर, एक पत्नी को छोड़कर, एक बहन को छोड़कर वो चला गया इस दुनिया से। लेकिन आप देखिए कि हम जो आज स्कूल्स में फ़ोन करते हैं प्रिंसिपल्स को, हम लोग पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि अवेकन इंडिया मूवमेंट वाले आप सब बात करिए, हमारे को ज़बरदस्ती हो रही है बच्चों को कि एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, स्कूल में नहीं आने देंगे, ये सुविधा बंद कर देंगे, वो सुविधा बंद कर देंगे। ये जो इस देश में हो रहा है कि जिसमें राशन वाले को राशन पे ब्लैकमेल करके, नौकरी वाले को नौकरी पे ब्लैकमेल करके, एग्ज़ाम वाले को एग्ज़ाम के लिए ब्लैकमेल करके, ये सरकार जो है ये ब्लैकमेलिंग के लिए अगर बनी है हमारी, तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हम यदि इससे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। हम जब पेरेंट्स हम मुझे कॉल करते हैं, ये मेरे मन का दर्द मैं आपको बता रहा हूँ, माता पिता कॉल करते हैं, मैं इस स्थिति में वो माता पिता ना पहुँचे उसके लिए उन प्रिंसिपल्स को कॉल करके हमको हड़काना पड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि एक बच्चे को ये कह देने की, पूछने तक की भी कि तुमको वैक्सीनेशन क्यों नहीं ले रहे। तो हमें आप सबको एक ही निवेदन करना है कि ये पहले शायद अभी जिनके बच्चों के साथ कुछ भी गलत हुआ या बड़ों के साथ कुछ भी गलत हुआ है, ये पहले हैं जो हिम्मत के साथ SDM ऑफिस के सामने ये भरी सर्दी में जो है सड़क के किनारे नरवाना में जो है बैठे हुए हैं, SDM ऑफिस के सामने सड़क के किनारे बैठे हुए हैं अपने बच्चे को न्याय दिलवाने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती इस देश की। आप सभी माता पिताओं को ये अगर लगता है, जिन लोगों को कि भाई इतनों में से किसी एक के साथ हो गया तो क्या हुआ, क्या आप लोग अपने घर का किसी एक को बलिदान करने को तैयार हो? क्या एक भी आपके घर से अगर चला जाएगा तो आप बर्दाश्त कर पाओगे? सरकार के लिए तो वो लाखों में से करोड़ों में से एक होता है, लेकिन उस परिवार का तो वो इकलौता था। तो ये इनको कैसे समझाओगे? वो करोड़ों में से एक मर रहा है या लाख में से एक मर रहा है, उसका डेटा इनको समझा सकते हैं क्या एक पिता को आप? मैं खुद एक पिता हूँ। किसी माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुखद घटना यही हो सकती है कि उनके अपने बच्चे की जो है वो अर्थी को कंधा देना पड़े। इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता, उससे बड़ा भार हो नहीं सकता। तो आप सभी एक पिता का, एक माँ का, बहन का, एक पत्नी का यहाँ पर जो दर्द है उसको महसूस करते हुए समझिए कि ये कोई बिना बात की लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही है, यहाँ वकील भी साथ में बैठे हैं, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है, माता पिता की नहीं सुनी जा रही है। ये सुनेगी किसकी सरकार? तो आप सभी इस स्थिति में नहीं फंसे, इसके लिए आज भाई साहब का नाम क्या है? नरेश कुमार जी के साथ जो है हम लोगों को नरवाना में, भले आप यहाँ आ पाए देश के किसी भी कोने में बैठे हों, लेकिन अवेकन इंडिया मूवमेंट हो, देवेंद्र बलहारा हो, साहिल गोयल भाई हो, या कोई भी जितने भी साथी हैं, वो अपने स्तर पर जो काम कर रहे हैं उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करके दुनिया तक ये संदेश पहुंचाइए। कैसे इस देश में इमरजेंसी के बिना इमरजेंसी लागू करके लोगों के साथ ऐसा न्याय किया जा रहा है कि लोगों की जान जा रही है, कि हमारे बच्चों की कीमत जो यूरोप में बच्चे हैं, अमेरिका में बच्चे हैं, उनसे कम है क्या हमारे बच्चों की कीमत? तो मैं तो ये प्रण लेके बैठा हूँ कि अपने बच्चों को ना वैक्सीन लगानी है, ना लगाई है आज तक कोई भी। तो आप सब भी पहले तो ये प्रण लीजिए, उसके बाद इनकी लड़ाई में शामिल होइए, सोशल मीडिया के थ्रू होइए। यहाँ पे आ सकते हैं तो यहाँ पर आइए, जिनसे इनको न्याय मिलेगा तो आप सबको भी न्याय मिलेगा और आपके बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं होगी। एक मृत्यु क्या काफ़ी नहीं है इस देश में किसी आंदोलन को जगाने के लिए? देवेंद्र भाई को गिरफ्तारी हुई तो कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके बाद भी यदि आंदोलन नहीं खड़ा होता तो मुझे लगता है कि मुर्दों का देश है। और अगर आप जगे हुए हैं तो कम से कम आवाज़ उठाइए और इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए, जिससे कि आपको ये ना भुगतना पड़े। तो इसी के साथ मैं बहुत दुख भरे मन से जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ
और इसके बाद हम बात भी करेंगे कुछ और साथियों से जो यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद।